नमस्कार, खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी G20 से ठीक पहले इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम इंडोनेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर 6 सितंबर को रवाना होंगे। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर जकार्ता जा रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी इंडोनेशिया की ओर से आयोजित 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान में परिवर्तन के संकल्प के साथ बीजेपी ने परिवर्तन संकल्प यात्राओं की शुरुआत की। पहली परिवर्तन यात्रा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई। नड्डा खुद कुछ किलोमीटर तक रथ पर सवार होकर इस यात्रा में चले। यात्रा के रवाना होने से पहले आयोजित जनसभा में जेपी नड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया और लोगों से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। प्रदेश सरकार पर करारा प्रहार। नड्डा ने भरी परिवर्तन की हुंकार। राजस्थान की सत्ता में वापसी की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने परिवर्तन संकल्प यात्राओं की शुरुआत कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर के रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर से पहली परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पार्टी के बीजेपी के राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा का रथ रवाना होने से पहले सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर करारा प्रहार किया। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश की जनता कुशासन से त्रस्त हो गई है। इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस कुशासन को खत्म करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। ये गहलोत सरकार नहीं है, ये गृह लूट सरकार है, ये घर को लूटने वाली सरकार है, ये गृह लूट सरकार है। और ये सरकार भ्रष्टाचार करके दिल्ली के आकाओं को खुश करने का काम कर, उनके जेब भरने का काम करती है। इनको राजस्थान के विकास से कोई मतलब नहीं है। जनसभा को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी संबोधित किया। सीपी जोशी ने कांग्रेस सरकार पर खामियां गिनाते हुए जनता से इसे उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। जिसने किसानों के साथ धोखा दिया, जिसने युवाओं के हौसलों को पस्त किया, जो महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाए, और कल की घटना ने तो राजस्थान को शर्मसार कर दिया। और शर्म आती है, मुख्यमंत्री ये कहते हैं दुष्कर्म की घटनाओं पर कि 56% मामले फर्जी हैं और ये मामला परिवार का है। अरे डूब मरना चाहिए इस प्रदेश के गृह मंत्री अशोक गहलोत जी, आप हो। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मंच से अपनी पहली परिवर्तन यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2003 में 4 भुजा मंदिर के दर्शन करके हमने परिवर्तन यात्रा शुरू की थी। इसके बाद पहली बार भाजपा को 120 सीट मिली थी। आज मैं भी यहाँ आई हूँ तो 4 भुजा का आशीर्वाद लेकर आई हूँ। उन्होंने प्रदेश सरकार पर ईआरसीपी को लेकर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज
याद आ रहा है मुझे 26 अप्रैल 2003 का, जब हमने राजसमंद से 4 भुजा मंदिर से परिवर्तन यात्रा पिछले बार चालू की थी। कल भी मैं उनके दर्शन करके उनके आशीर्वाद को लेकर मैं आपके बीच में यहां आ रही हूं, क्योंकि राजस्थान की जनता से विशेष लगाव और यहां की महिलाओं का अपार स्नेह और समर्थन जो हमें मिला है वो हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इससे पहले सभा को केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और कई दिग्गज नेताओं ने भी संबोधित किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर परिवर्तन संकल्प यात्रा के पोस्टर का विमोचन भी किया। यात्रा के शुभारंभ से पहले प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद अरुण सिंह, विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर, यात्रा संयोजक अरुण चतुर्वेदी, टोंक सवाई माधोपुर सांसद जौना पुरियात ने त्रिनेत्र गणेश की पूजा अर्चना की। बता दें कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ बीजेपी 4 यात्राएं निकाल रही है, जिसकी शुरुआत त्रिनेत्र गणेश मंदिर से हुई। परिवर्तन संकल्प यात्राओं के लिए विशेष प्रकार के रथ तैयार किए गए हैं। सभी रथ एक जैसे ही बनाए गए। रथों पर परिवर्तन संकल्प यात्रा लिखा है। ये रथ सभी सुविधाओं से लैस है। रथ में सोफे भी लगे हैं, जिन पर 5 से 6 लोग बैठकर आरामदायक सफर कर सकते हैं। इसके अलावा रथ में एसी भी लगा है। साथ ही चार्जिंग पॉइंट, वॉशरूम और टीवी की सुविधा भी है। यात्रा के दौरान लोगों से सीधे संवाद के लिए सामने की ओर एक खुली जगह बनाई गई है, जहां पर खड़े होकर यात्रा में चलने वाले नेता सीधे जनता से संवाद कर सकते हैं। रथ में आगे जो जगह बनाई गई है उसमें करीब 10 लोग खड़े हो सकते हैं। रात के समय रैली करने के लिए सामने की ओर छत पर स्पॉटलाइट लगाई गई है। रैली में संबोधन की आवाज दूर तक पहुंचे, इसके लिए बेहतर क्वालिटी के 9 स्पीकर लगाए गए हैं। इन रथों पर 5 नेताओं की फोटो लगी है। इसमें एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोटो है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की फोटो लगी है। बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं में करीब 72 सभाएं और कार्यक्रमों का आयोजन होगा। हर दिन किसी न किसी एक यात्रा में बड़ी सभा आयोजित होगी, जिसे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता और प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य संबोधित करेंगे। सभी यात्राओं में इन नेताओं के 1 से 2 दिन के प्रवास रहेंगे। इनके अलावा बीजेपी शासित अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी समय समय पर यात्रा में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इन यात्राओं के जरिए बीजेपी प्रदेश में अपनी सियासत की जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि एक बार फिर राजस्थान में राज बदलने का रिवाज कायम रह सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। मुंबई में I.N.D.I.A गठबंधन की अहम बैठक हुई। एक तरफ विपक्षी गठबंधन के नेता बैठक को सफल बता रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने विपक्ष की बैठक पर तंज भी कसा है। तीन मीटिंग में 3 मुख्यमंत्री रूठ गए। बात अगर होनी चाहिए तो लोगों की आर्थिक न्याय की होनी चाहिए। 1 नेशन 1 इनकम हो। इंडिया गठबंधन में 25 दल के लोग जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनको करने की खुली छूट होगी, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक हुई और मुंबई से लौटने के अगले ही दिन नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंच गए लालू प्रसाद से मुलाकात करने। अब महागठबंधन के नेता एकजुटता का दावा कर रहे हैं। बात अगर होनी चाहिए तो लोगों की आर्थिक न्याय की होनी चाहिए। 1 नेशन 1 इनकम होना चाहिए लोगों के साथ। और अभी मान लीजिए क्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर
बीजेपी के नेता विपक्षी गठबंधन पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी एमएलसी शाहनवाज हुसैन का कहना है कि ये रूठे हुए लोगों का गठबंधन है। अलायंस भी बनाया तो अलायंस में वहां पर पटना में केजरीवाल जी रूठ के चले गए थे, बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे नीतीश कुमार जी, वो रूठ के चले गए, और मुंबई में ममता जी रूठ के चली गई। INDIA गठबंधन पर बड़ा हमला बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी बोला है। जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा, बैठक में तय हुआ इनमें से कोई पीएम बना तो बाकी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को खत्म करेंगे। घमंडिया गठबंधन है, 25 दल के लोग जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनको करने की खुली छूट होगी, जैसा कि मनमोहन सिंह के जमाने में होता। यानी मुंबई में होने वाले फोटो सेशन से लेकर पटना में नीतीश कुमार के राबड़ी आवास पहुंचने तक ये जताने की कोशिश हो रही है कि गठबंधन मजबूत है और बात बन चुकी है, लेकिन 3 बैठकों के बावजूद संयोजक के नाम पर सहमति न बन पाना ये बताता है कि अभी गठबंधन में कई पेंच बाकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 मिशन को आज 11:50 पर लॉन्च कर दिया गया। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच की 1% दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा और अब पूरे विश्व की निगाहें भारत के इस मिशन पर हैं। 3, 2, 1, 0। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद इसरो ने फिर से इतिहास रचने की दहलीज पर एक कदम आगे बढ़ा दिया है। निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान का प्रकाश करने। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 मिशन को शनिवार 11:50 पर लॉन्च कर दिया गया। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग से पूरे देश में जश्न का माहौल है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर CRPF जवानों ने भी खुशी जताई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। वहीं राजनाथ सिंह और अमित शाह ने बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 1.4 अरब भारतीयों के लिए बड़ा दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। डोडा पुलिस से 8 दहशतगर्दों पर की दाखिल चार्जशीट। पाकिस्तान से काम कर रहे दहशतगर्दों के ऊपर कसा भारत शिकंजा। LTE-HM कमांडरों समेत अहम दहशतगर्दों पर कार्रवाई। UAPA एक्ट के तहत की बड़ी कार्रवाई। डोडा में SIA की बड़ी कार्रवाई। डोडा से मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। फिरदौस अहमद वानी और खुर्शीद मलिक नामी दहशतगर्द गिरफ्तार। 48 घंटों में। और ब्रेक के बाद JKLH लाइव में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। G20 की मेजबानी को लेकर दिल्ली बिल्कुल तैयार है। एक तरफ जहां दिल्ली की सड़कों को किसी दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है, वहीं सिक्योरिटी से लेकर हर छोटी बड़ी चीज का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं राजधानी के बाजार भी G20 में मेहमानों के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। चांदनी चौक की अगर बात करें तो यहां कुछ दुकानदार अपने बच्चों को दुकान पर केवल अंग्रेजी में विदेशी मेहमानों से बातचीत करने के लिए खास तौर पर बुला रहे हैं। कुछ लोगों के बच्चों ने अपनी अपनी जॉब से छुट्टी ले ली है। कुछ स्कूल कॉलेज छोड़कर सिर्फ दुकान में बैठेंगे ताकि वो विदेशी मेहमानों से
बातचीत कर सकें। आपको हम दिखाते हैं हमारी संवाददाता रचना उपाध्याय की स्पेशल रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को सजाया संवारा जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कह सकते हैं कि एक तरीके से दिल्ली G20 की मेजबानी के लिए बिल्कुल तैयार है। लुटियन जोन यानी कि जो दिल्ली का लुटियन जोन है, जो वहाँ पर भारत मंडपम है, विदेशी मेहमान जब भारत की धरती पर पहुंचेंगे, जहाँ पर उनका स्वागत होगा, सत्कार होगा, उसी को देखते हुए तमाम इंतजाम दिल्ली में किए गए हैं और बाजार भी पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त हम चांदनी चौक में खड़े हुए हैं। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए कोई अंग्रेजी सीख रहा है तो कोई उनके खान पान के लिए कम मसाले वाला खाना बनाने की तैयारी कर रहा है, तो कोई विदेशी मेहमानों की खरीदारी के लिए उनके टेस्ट के कपड़े और ज्वेलरी अपनी दुकानों पर लगा रहा है, क्योंकि उम्मीद है कि जब शिखर सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमान भारत की धरती पर होंगे तो वो भारत की संस्कृति परंपरा को समझने के लिए उनकी जो चीजें हैं उनको देखेंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो चाहते हैं कि जो बाइडेन यहाँ पर आए, उनकी संस्कृति को देखें, उन जो भारतीय परंपरा है उसको देखें। तो इसी की तैयारियां की गई हैं। विदेशी मेहमानों से किस तरीके से बात की जाए, ऐसे में कुछ लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं चांदनी चौक के मशहूर जलेबा वाली दुकान पर, जहां पर बहुत सारे जलेबा बनाए जा रहे हैं। हालांकि आपने जलेबी तो सुनी होगी, लेकिन आपको दिखा दे कि ये जो बड़ा सा जो है ये जलेबा है, जिसे जलेबा कहा जाता है। और G20 के मेजबानी के लिए जिस तरीके से यहाँ पर खास तैयारियां की जा रही हैं, विदेशी मेहमान जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो खास तौर से उनके लिए ये बड़े साइज का जलेबा बनाया जा रहा है। और आप देखें तो यहाँ पर जलेबा बनता हुआ भी नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं इसलिए इनको जलेबा कहा जाता है। जलेबी आपने सुना होगा, लेकिन ये चांदनी चौक का मशहूर जलेबा है जो विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए खास तौर से तैयार किया जा रहा है। क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि अतिथि देवो भव, जब हमारे घर में अतिथि आते हैं तो हम नीचे से उनका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जलेबा जिनकी ये शॉप है, उसके ओनर रमाकांत जी, उनसे ही हम बात करेंगे। प्रोसीजर है, एक जगह राजस्थान में नगर है, वहाँ से ये शुरू है। तो ये 2 रुपये किलो से स्टार्टिंग है, आज 600 रुपये किलो है। 110 साल पुरानी दुकान है। देसी घी का जलेबा है। कितना आपको नजला रहे, खांसी रहे, जुकाम रहे, सिर दर्द रहे, इसको आप फीके दूध में डाल के खाइए। इसके साथ रबड़ी है कम मीठे की, जो बस इसके ऊपर डाल के खाई जाए। तो विदेशी मेहमानों के लिए ये खास तौर से तैयार किए जा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या मांगा, क्या सोच रहे हैं आप कि किस तरीके का वो नजारा होगा जब G20 यहाँ पर होगा? वो तो नजारा वो वैभव ही होगा और भारत के लिए बड़े गौरव की बात है जो G20 भारत में हो रहा है। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको उन्होंने बुलाया है, आप बताएं क्या सोचते हैं? मैम, अकॉर्डिंग टू मी this G20 is a very big occasion for Indian economy and for Indian shopkeepers and all. So we definitely like to say that we are honored, and if foreign delegates come to Chandni Chowk to see our hospitality and taste our delicacies here, most importantly। और रमाकांत जी चाहते हैं कि यहाँ पर बाइडेन आए और बाइडेन इनके जो मशहूर जलेबा है उसको चखे, क्योंकि मेहमानों का स्वागत नीचे से किया जाता है। कैमरा पर्सन बीनू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अपनी साहित्यिक और समाज को जागरूक करने वाली प्रस्तुतियों के लिए जाने वाले रूबरू थिएटर ग्रुप ने दिल्ली में अपने चौथे विजय सूरी नेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया। रूबरू थिएटर ग्रुप ने इस फेस्टिवल का आयोजन विजय सूरी फाउंडेशन के साथ मिलकर किया है। दिल्ली में मंडी हाउस के ब्लैंक कैनवस LGT में 1 से 2 सितंबर को आयोजित इस खास थिएटर उत्सव में 6 नाटकों का मंचन किया गया। ये जो फेस्टिवल हर साल कर रही है, बहुत अच्छी बात है। थिएटर को ना लोग भूलते जा रहे हैं और कुछ लोग जिंदा करके रखे हैं थिएटर को, उनमें से काजल जी एक हैं। और अच्छा लगता है कि इस तरह से चाहे छोटे ही करें, छोटे बड़े से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप स्टेज पर आ रहे हैं। एक दिन में 3 नाटक करना, ये खाला जी का घर नहीं है। अच्छा काम कर रही है विजय सूरी नेशनल फेस्टिवल, जो जिसका कि 4th ईयर है, और इसके हमने पहले भी इसमें पार्टिसिपेट किया है।
और विजय सूरी जी की जैसे कि मैं कहूँ कि हमारे रियासत, हमारे जम्मू और कश्मीर की एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के कल्चर के लिए बहुत काम किया। और आज भी वहाँ के आर्टिस्ट, वहाँ के कलाकार उन्हें याद करते हैं, उनके लिखे नाटक, उनके लिखे सीरियल की हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया। और उन्हें आज भी हम जम्मू में एक पितामह इन्हें पूछते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इकट्ठे हुए हैं रूबी थिएटर का उत्सव मनाने के लिए। ये ग्रुप 2014 में फॉर्म हुआ था और ये उत्सव जो आज हम मना रहे हैं 2016 से मनाते आ रहे हैं। आज ये 9वां उत्सव है और हम 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा सब लोगों को इनविटेशन है, आइए हमारे उत्सव का हिस्सा बनिए, हमारे नाटकों को फील कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए और हम कोशिश करेंगे कि अपनी कला से, अपने कलाकारों के साथ आपका मनोरंजन करते रहें ऐसे ही। और साल दर साल हम इस उत्सव को और भव्य तरीके से मनाते रहें। ये रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से हमारा ये 4th विजय सूरी नेशनल थिएटर फेस्टिवल है और ये इससे पहले हम 3 कर चुके हैं। थिएटर से अच्छा सेलिब्रेशन कुछ हो ही नहीं सकता, तो हम लोग आज मिल के इस थिएटर फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिल्ली में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं, इसीलिए इसका पूरा नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। महाराष्ट्र के जालना जिले में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अब एनसीपी चीफ शरद पवार के काफिले पर भी पथराव किया गया। आपको बता दें, ये घटना तब हुई जब शरद पवार अंतरवाली गांव से निकल रहे थे। दिल्ली में बैंकर उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन प्रकाश आप्टे को लिखे पत्र में उदय कोटक ने कहा कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है, हालांकि उनके पास अभी कुछ महीने बाकी हैं। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को बैंक धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने 11 सितंबर तक ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की हिरासत में भेज दिया है। वो अब 14 दिन तक ईडी की हिरासत में ही रहेंगे। वहीं कैनरा बैंक से 538 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शुक्रवार देर रात गोयल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद गोयल को शनिवार को मुंबई में विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने उनकी हिरासत की मांग की। खबर हिमाचल से है, जहां के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार आपदा को संभालने में विफल साबित हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बड़ी मात्रा में प्रदेश भर में सड़कें ठप पड़ी हैं और उनको खोलने का काम अभी तक धरातल पर शुरू नहीं हुआ है। जहां भाजपा के लोग अपनी जेसीबी मुफ्त देकर रोड खोलना चाह रहे हैं, तो उनके युवा मंत्री महकमे को निर्देश देते हैं कि भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता की जेसीबी काम पर नहीं लगेगी, केवल मात्र कांग्रेस की ही लगेगी। उन्होंने कहा इस सरकार में तालमेल की बहुत बड़ी कमी है। अभी तक आपदा में कितना नुकसान हुआ उसको लेकर कांग्रेस के आंकड़े भी स्थिर नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं तो उनके मंत्री कुछ और कहते हैं। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 महीने से त्रासदी का एक दौर जो चल रहा है, उसमें विपक्ष की ओर से सरकार को और समाज को जो सहयोग देने की बात थी, उसमें हमने पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करने की कोशिश की है। मैं ये मानता हूं कि ये त्रासदी बहुत बड़ी त्रासदी रही और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से जान और माल को जो क्षति हुई है वो अप्रत्याशित है, इसमें दो राय नहीं है। मैं केंद्र सरकार का एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस संकट के क्षण में
लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, राहत लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मदद मिली है वो भी अप्रत्याशित है। हाँ, हम इस बात से सहमत है कि नुकसान बहुत ज्यादा है। और स्वाभाविक रूप से जब नुकसान ज्यादा है तो इसकी भरपाई करने का साझा जिम्मा जो है केंद्र और प्रदेश सरकार का जो बनता है, केंद्र अपना दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा है। तो GKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।